हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। आजकल सारा पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है, क्या दिलनशीन इज़ हैविंग एन अफेयर और नॉट। हैदर हमजा किसके साथ जाए दिलनशीन। तो मैंने सोचा यार क्यों ना गुफ्तगू की जाए डायरेक्टर और राइटर से, कुछ मज़े की बातें पता चले हमें कि क्या कॉन्सेप्ट था, इज़ इट बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और नॉट, और डायरेक्शन में कितने मसले हुए कितने मसले नहीं हुए। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी डिटेल्स के बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ हैं सिराजुल हक एंड जंजबील साहिबा इन स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? I'm fine, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। जंजबील आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी ड्रेसिंग। थैंक यू सो मच। आई लव द वाइट काम, यू नो। थैंक यू। और वो नजर नहीं आ रहा होगा बट जंजीबील ने मैचिंग जूते और बैग रखा हुआ है green में, which I love because I'm not brave. I always play safe black या nude में मैं पहनती हूँ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई डिफरेंट कलर्स ट्राई कर रहा नहीं, होता है। जब मैं ये लेने गई थी तो मुझे लगा कि काफ़ी रिस्की सा कलर है। फिर मैं अगर कोई ऐसी चीज़ लेती हूँ तो फिर मैं बाकी जो अपनी ड्रेसिंग जो होती है वो उसको उसी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि जो उसके साथ जाए, तो वो फिर चीज़ें निकालती हूँ। फितूर लिखा है आपने, आप तो बड़ी बहादुर है। बड़ी एडवेंचरस है, आई वुड से। अल्लाह का शुक्र है। और सिराज साहब आप भी बहुत अच्छे लगे हैं। Thank आई you रियली very लाइक द much कलर for- ऑफ योर शर्ट। Thank you for the compliments. मुझे लगता है वो हम मर्दों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम आपस में गुफ्तगू करना शुरू करते हैं ना कि यार जूते क्योंकि अच्छे, औरतों को पता ज्यादा होता है और ना। वैरायटी ज्यादा होती है, बैग है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं। हाँ। मर्दों का थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी कलर। आप लेकिन मर्दों में आपने देखा होगा कि फैसल कुरैशी ने भी कम ड्रेसिंग नहीं की है फितूर में, जो आप बोल रहे बहुत हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और बड़ी डिफरेंट किस्म के उनके स्टाइल से। नहीं, फैसल के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस हुआ कि यार ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आर्किटेक्ट भी है, आर्टिस्ट भी है और सेल्फ एक्सप्रेसिव भी है और उसके अपने अंदर के गम को भी छुपाना है। तो उसने कहा मैं अपने आप को कलर्स में और ड्रेसिंग में कुछ इस तरीके से करता हूँ ताकि मेरा ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर आए। तो फिर फैसल ने सीरियसली खुद सारी ड्रेसिंग सब डिज़ाइनिंग इस कैरेक्टर के कितनी लिए। छोटी सी ये डिटेल है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है कि देखिए कितनी आप लोगों ने इसके पीछे थॉट डाली है उनकी ड्रेसिंग के पीछे कि ये उसकी हिस्ट्री है, तो इस तरह वो कलर्स से अपनी ज़िंदगी में इस एस्पेक्ट को हैंडल करे, विच ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था। तो मुझे मज़ा इसीलिए आता है जब मैं डायरेक्टर से और राइटर से बात करती हूँ कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम बहुत दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें उनके पीछे थॉट पता चलती है, उसके पीछे हमें डिटेल्स पता चलती हैं। तो मुझे ये भी पता चला आप दोनों क्लास फेलोज हैं। हाँ, जंजीबील, यस, हम दोनों। ये क्या, ये तो बताएं भाई, ये तो बड़ी मजे की बात पता चली है। बस कहाँ पे क्लास फेलोज थे? हम लोग थे सिंध यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो अच्छा, पता नहीं क्या बात थी कि उस ज़माने में, या उस ज़माने में क्या, हर लड़की जब स्टेज से गुजर के आती है वो हर वक्त हंसती रहती है। अच्छा। उसको हर बात पे हंसी आती है। आपको हंसी आती थी? अच्छा, मुझे भी हर बात पे हंसी आती थी। तो अब हमें हंसने के लिए बहाना चाहिए होता था। तो मतलब सिराज ना ऐसा ही दुबला पतला सा और वो अपने ही ज़ात में गुम रहने वाला लड़का होता था। फिर इसका शायद कोई एक फ्रेंड भी था, तो हम लोगों ने मतलब बड़े नाम शाम भी रखे हुए थे। छेड़छाड़ होती थी। हम लोग हंसते थे। मालूम कर लो क्या मेरे को नाम था? पता नहीं वो मेरा नाम क्या था क्लास में। वो पूछ ले। सारी लड़कियां रखती थी और अच्छा। हम लोगों को कभी भी, अच्छा आप यकीन कीजिए, मैं सिराज का नाम सुना था, मेरे जहन में कोई और सिराज था। जब मैं सिराज से मिली तो मैंने कहा ये मैंने इनको कहीं देखा है, मैं नहीं सिराज फौरन पहचान गया। अच्छा। एक तो मेरा नाम बड़ा बदनाम था। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम होता था कि वो अगर किसी को एक बार आ जाता था तो फिर उसे याद रह जाता था। तो सिराज, फिर मैं भी फौरन पहचान गई। फिर मुझे याद आया कि हाँ यार, ये हम तो बड़ा हंस, लेकिन बड़ी जल्दी सिराज गायब हो गया या मैं गायब हो गई? नहीं, मैं जब अपने कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर में ही था, 99 था, तब मुझे कराची में कंबाइंड मीडिया में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब मिल गया। मेरा शुरू से था कि मैं क्रिएटिविटी और डायरेक्शन और फिल्म मूवीज़ उसकी तरफ जाऊँ। तो आई वॉज वेरी गुड प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस। वो प्रोग्रामिंग में भी मेरा बड़ा अच्छा माइंड चलता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठ नहीं सकता। मुझे कहानियाँ टेल करने का बहुत शौक था बचपन से, कहानियाँ पढ़ना और किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना। तो मैं फिर लग गया इस फील्ड में। और फिर मुझे बाद में दोस्तों यार से पता चला यार जंजबील आसिम भी हमारी ही क्लास फेलो हैं एंड शी बिकम अ राइटर।
तो जंजीबील, ये आप जैसे हम प्यार के सदके पे बात कर रहे थे, आपने कहा आपने स्टोरी की इंस्पिरेशन रियल लाइफ से ली है, तो ये वाली कहानी भी कहीं आपके आसपास नज़र आ रही थी जिससे आपने ली, या ये आपका अपना नहीं, ख्याली एक सवाल रहता था मेरे जहन में कि जब हम जो भी इंसान जब मोहब्बत कर रहा होता है तो वो उसी मूवमेंट में वो ज़िंदा होता है। ठीक है। वो उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता है कि इसके बाद आने वाले वक्त में अगर हम ना मिले तो क्या होगा। सिर्फ इस एक बात ने कि अगर मैं मिल ना पाई तो मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं करने दी, डर के मारे। हाँ, मतलब ये कि मैं हमेशा ये सोचती थी डर कि अगर हाँ, तो फिर रियल लाइफ पे आपके अपने एक्सपीरियंस भी बेस्ड हुआ तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, जिनसे मुझे खौफ भी आता था कि मतलब ज़ाहिर है मैं लड़की थी, मैं कोई फरिश्ता तो थी नहीं, इंसान थी, दिल भी चाहता था लड़कियों के सबकी मैं मोहब्बतें देख रही होती थी और सारा कुछ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मैं मिल ना पाई और मेरी शादी कहीं और हो गई और जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, और उस इंसान के सामने एक तो मेरा अपना कॉन्शियस मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ वो चीज़ आएगी, ठीक है, और दूसरा ये कि अगर वो मेरा माजी खुल के यूँ सामने आके खड़ा हो जाए तो इंसान की क्या हैसियत रहती है उस घर के अंदर। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के सामने कोई उस वक्त ये नहीं सोचता है कि ये उस वक्त मोहब्बत में थी, उस वक्त कोई नहीं सोचता है। सोशली आपकी ना माँ ना बहन ना भाई ना शौहर ना सास, अच्छे से अच्छे मैंने इसमें अच्छे लोग दिखाए हैं, सास मैंने बहुत अच्छी औरत दिखाई है, लेकिन उसे भी अपने बेटे से हमदर्दी है। माँ भी कोई वो हंटर वाली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके साथ एक बुरा हादसा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ख़ानदानी सफ़ेद पोश लोग हैं। दूसरों के पास आपकी मोहब्बत की कितनी एक्सेप्टेंस है, ये आप मेरे ख्याल से तो ज़ीरो एक्सेप्टेंस है। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैंने ये नहीं सोची बात ना कि आपने ये कहा कि उस वक्त लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई वो मोहब्बत में थी। हाँ, वो मोहब्बत कोई एक मासूम सा काम था, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। तो कोई हाँ, हालांकि अगर देखा जाए मैं बड़े किताबें भी जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी बातें भी करती हूँ मैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे गौर कर रही होती हूँ, लोगों की भी, और जो लोगों की मोहब्बतें जो हो रही होती हैं उनसे भी मैं सुन रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लोग तो बेचारे बहुत बेबस और एक बीमारी में मुब्तला इंसान हैं, अफराद हैं। आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो गए हैं, ये आपका वो मर्ज़ है जिसका इलाज भी किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब उसको समटाइम्स आपको समझ भी आ रहा होता है कि ये सब कुछ गलत है, यहाँ ये रास्ता भी गलत है, यहाँ जाना भी गलत है, लेकिन फिर भी अंधों की तरह आप चले जा रहे होते हैं। चले वही अंधी होती है मोहब्बत कोई। मतलब मैं इन मुहावरों से बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ मेरे जहन में चलता है कि वाकई लिटरली मोहब्बत अंधी होती है। ये बात आप उस टाइम फ्रेम से जब जैसे ही निकलते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक भी हैं, सेहतियाब भी हैं, सब कुछ भी है। किसी को ये नहीं याद होता है कि जब हम बुखार में थे तो हमारे मुंह का जायका कड़वा था, तो उस वक्त हम ये चीज़ खाया करते थे। आप बुखार से निकलने के बाद वो चीज़ खिचड़ी या खाना आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त आपके लिए मौजू थी, आपको अच्छी लगती थी। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप सब कुछ ओके में आ गए, फ्रेम में आ गए, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, सब कुछ हो गया, अब वो पुरानी याद जब आके सामने खड़ी हो जाती है, मुजस्सम एक इंसान, और फिर आपके राइवल भी हैं इर्द गिर्द, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई विलन होता है, ये तो है, उसके बगैर भी ज़िंदगी अधूरी है। There is a no story without conflict. तो जंजाबिल ने जो इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो इंसान का, हमेशा यही होता है कि विलन जितना बड़ा विलन होगा उतनी बड़ी कहानी होगी। अब विलन ख़त्म हो गए हैं, विलन कहाँ से लाएं? विलन हमारे अंदर भी मौजूद है। तो उस इमोशन को, उसको जो फितूर में जो एक उसको लेकर के सामने आया ना, दैट्स रोमांस और अपना ओन सेल्फ गिल्ट, और उससे किस तरीके से लड़े, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा ये बताएं, वो 2-3 सीन हम देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देख के, जब और आपको इमोशनली फील भी होता है जब दिलनशीन की रुखसती हो रही होती है और वहाँ हमज़ा का जो कैरेक्टर है वो रो रहा होता है,
तो उसको जब आपने किया, वो लिखा हुआ ऐसे था, आपने उसमें कुछ चेंज किया, कैसे किया वो आपने? नहीं, वो लिखा हुआ ऐसे ही था, और लिखा हुआ था कि वो बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो। तो जब मैं ये सीन पढ़ रहा था, मैंने उसी वक्त, मैं जिस वक्त सीन पढ़ता हूँ उस वक्त मेरे माइंड में वो छप जाता है। जब मैं जंजबील साहिबा का जब ये सीन पढ़ रहा था कि वो जब कहती है कबूल है, और जैसे सामने एक कबूल के बाद नज़र सामने उठाए तो वो सामने खड़ा है। तो मैं खुद रुक गया पढ़ते पढ़ते कि यार मतलब अब आगे ये लड़की क्या करेगी, मतलब एक कबूले कह रही है और वो सामने खड़ा हुआ है, और उस शख्स का क्या इमोशन है जब वो तीसरी बार बोलेगी। और फिर मैंने उस वक्त मल्टीपल 3 कैमरास लगाए कि मैं जब वहाज का, मैंने उसे कहा हम लाइव इमोशन तुम्हारा कैप्चर करेंगे, और मैंने 3 कैमरे 1-2 स्लो मोशन पे भी वो मैंने उसी वक्त ही लगाए कि हम, और जब ये तीसरी बार कबूले बोले तो हमने इस तरीके से पलट के जाने जैसे तुम्हारी ज़िंदगी से वो जाग चली गई, ज़मीन पैरों तले निकल गई। तो आप कह रहे हैं कि वो दिलनशीन और हमजा का उस वक्त सीन एक साथ वो शॉट हुआ है। ओके, वो बारी-बारी नहीं हुआ, और आपने 3 हमने एक साथ शॉट करा, 3 कैमरे लगाए ताकि वो, क्योंकि वो इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई थी और वो उसी वक्त ही फ्लो में इतना अच्छा आ रहा था, तो हमने कहा कि यार लेट्स डू लाइक दैट। जंजीबिल, किसी मुकाम पे आप जब स्क्रिप्ट लिख रही थी कहीं फंसी, कहीं हुआ कि यार इस कहानी को मैं आगे लेके कैसे चलूं? नहीं, कभी फ्लो में कभी भी नहीं। मैं बहुत क्लियर होती हूँ कि मुझे किसी भी प्रोडक्ट में जितना भी मैंने अभी तक लिखा है, मैं बहुत क्लियर होती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है। तो उसको मैं मुद्दा वो मैं भी मतलब खुला छोड़ती हूँ कैरेक्टर्स को कि वो अपने मिजाज के हिसाब से प्ले करें, लेकिन मेरी अपनी जो लाइन होती है उसको मैं बहरहाल लेके चल रही थी, तो मैं कहीं भी रुकी नहीं। और एंडिंग भी पहले से ही आपके दिमाग में थी कि यही एंडिंग होगी, जो भी एंडिंग है हमें अभी मालूम नहीं है? या बीच में कहीं आपने के बारे में नहीं बताया? नहीं, मैं पूछ भी नहीं रही, मैं तो खुद क्यूरोसिटी से हूँ कि यार होगा क्या। मुझे खुद मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि यार अच्छे दिलनशी ये होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। आप लोगों ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है हम सबको, उन तीनों के साथ साथ, कि हम लोग कह रहे हैं यार क्या करें, ये किस साइड पे जाए, यू नो। तो एंडिंग भी पहले से दिमाग में थी आपके? हाँ, मेरे जहन में थी, एंडिंग में मेरे जहन में थी। और मैं क्योंकि जब जहाँ पे सारा कुछ इतना प्रोडक्ट का जिक्र हो रहा है हमारे ड्रामे का, फतूर का, तो मैं भी सिराज की बात से इत्तेफाक करूँगी कि अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी एक बहुत ही बारीक बीन प्रोड्यूसर्स हैं। यूं कहानी सेलेक्ट करते हैं और कैरेक्टर्स फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मैरी। अब मुझे लगता है कि वो तो शायद ज़ाहिर है इंसान खुद भी टैलेंटेड होता है, और फिर उनके साथ रह के वो भी ज़्यादा पॉलिश्ड हो गई है, और ये मैरी ने ही स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था। और आप यकीन कीजिए ये मेरे पास 4 किस्तें लिखी हुई रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही मैरी को दी पढ़ने के लिए, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है और मैं लूँगी, और ये वो। तो मतलब ये है कि नज़र भी एक चाहिए होती है ना कि इस चीज़ में दम है। कहानी उन्होंने मुझसे बाद में, मैरी ने बाद में सुनी पूरी, और लेकिन जो एपिसोड्स थी उनको पढ़ने के बाद उसको वो अट्रैक्ट हुई। तो समटाइम्स वही अच्छी चीज़ें पढ़ी भी होती हैं, हर इंसान उसको वो उस बारीक बीनी उसमें नहीं होती है कि वो उठाए कि क्या है कि नहीं यार इसमें से ये चीज़ निकल सकती है। The story and the script should be touch on your heart। जब तो दिल को ना छुए ना तब तक। तो जो थप्पड़ वाला सीन था उस पर क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, क्या आप लोगों की डिस्कशन हुई? मैं क्यूरोसिटी से जानना चाह रही हूँ, फिर क्या डिसीजन था, क्या मेन फैक्टर था जिस पे आपने कहा कि वी विल गो अहेड विद दिस थप्पड़ सीन? क्या वो स्क्रिप्ट में था या वो सिराज साहब ने सजेस्ट किया? देखिए पता क्या होता ये है कि मैं जब भी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, सिराज को भी पता होगा, सब उनके अब तो उनको एक्सपीरियंस हो रहा, मैं मोस्टली बहुत कम डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर करती। ठीक है। मैंने लिखा, मैंने दे दिया, और उसके बाद हाँ लिखते हुए उस दौरान अगर कुछ क्वेरीज हैं डायरेक्टर की तो वो मुझसे पूछे, लेकिन मैं मोस्टली डायरेक्टर के हवाले कर देती हूँ। ठीक है। अगर प्रोडक्ट मेरी मर्ज़ी के निकल आए तो ज़ाहिर है मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ, बहुत खुश भी होती हूँ। अगर ना भी निकले, कभी समटाइम्स ना भी निकले, क्योंकि डायरेक्टर का अपना विजन होता है, वो अपने हिसाब से देखता है, तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, थोड़ा सा अपने बिहेवियर से डायरेक्टर को बताती हूँ कि मुझे थोड़ा
बुरा लगा, लेकिन जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है कि जाहिर है मैं उस दोस्ती को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ। सही बात है। और फिर मुझे ये भी पता होता है कि देखिए हम लोग तो ठंडे कमरे में बैठ के लिखते हैं, असल मेहनत ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चा पैदा तो हमने किया, पालते तो ये लोग हैं ना, उसको पढ़ा लिखा के जवान करते हैं। आप लोग तो एक दफ़ा की तकलीफ से गुजर गए, गुजर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका बहुत हक होता है अपने कैरेक्टर्स पे, अपने उस पे। तो मैं बहुत कम मैं जो है, हाँ जो मेरा पहला शुरू वाला करियर का स्टार्ट था, पहला प्रोजेक्ट था, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा वो होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, आपने एक काम कर दिया, अब आपको किसी और की ड्यूटी में नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा बहुत कम सिराज के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ना मैरी के साथ, ना मतलब एज ए प्रोडक्शन वाइज भी। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव बातों पे ज़्यादा जाऊँ। जैसे मैंने अब्दुल्ला कादवानी से मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये हैदर इतना तो अमीर मैंने लिखा भी नहीं था। आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया भाई, इतना अमीर थोड़ी था। उन्होंने कहा नहीं बस मुझे मेरा दिल चाहा कि नहीं इसके पास ये सारा कुछ होना चाहिए, मतलब मेरी अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन प्रोड्यूसर ऐसा होना चाहिए ना कि जो फैसिलिटेट बड़े उस पे स्केल पे ले जाके सोचे। तो ये बहुत बड़े स्केल पे, और क्रिएटिव इंडिपेंडेंस आपको बहुत मिलती है। मुझे एज अ राइटर जियो ने हमेशा से बड़ी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस दी। ठीक है। और ये तो मेरा इनके साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट था। मुलाकातें बहुत होती गई और सारा कुछ, लेकिन इतना कभी लिखा नहीं। अब इंशाल्लाह दूसरा भी आ रहा है प्रोजेक्ट, उस पर भी काम शुरू होगा। तो लेकिन ये है कि क्रिएटिव इंडिपेंडेंस अगर आप देते हैं ना, अब हाथ पैर खोलें तो सही ना। देखिए मैं अपना चीज़ अपना बेस्ट तब दे सकती हूँ जब आप मुझे प्ले करने का मौका दें। ये अपना बेस्ट तब दे सकते हैं जब आप इनको वो सारी चीज़ें दें, मैदान तो दें ना। तो वो चीज़ उन्होंने बड़ा दिया, तीनों ने, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, फिर मैरी, इवन सब ने बहुत मेहनत की। सिराज तो है आपके सामने, लेकिन कैमरामैन, ड्रेस डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्शन, सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन सॉन्ग बहुत अच्छा है। नहीं बहुत खूबसूरत, बहुत, हाँ बहुत। लेकिन कमिंग बैक टू द थप्पड़, दैट आई रियली वांट टू नो, बिकॉज आजकल जो कुछ हो रहा है तो हम लोग भी सोच रहे होते हैं कि थप्पड़ किस पॉइंट पे दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। और डायरेक्टर राइटर मुझे लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। सो क्यूरोसिटी थी मेरी कि क्या प्रोज एंड कॉन्स आपने डिस्कस किए, कि नहीं दिखाएं, क्यों नहीं दिखाएं, तो क्यों दिखाएं, और क्या एक फाइनल था जिस पे आपने कहा कि नहीं इस वजह से हमें ये दिखाना चाहिए। अगर आप उस सीन को जाके देखेंगे, उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट पे अगर आपको देख के ऐसा फील हो कि नहीं यार ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वी कैन टॉक अबाउट। आप सीन की डेप्थ में जाएंगे, हर सीन अपने 3 लेयर्स पे चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसका जो थर्ड लेयर था उस पॉइंट पे सीन आ चुका था, क्योंकि कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं हम एक्टर्स के हाथ में सीन देते हैं, ठीक है ना, कि हाउ दे रिएक्ट ऑन इट। मतलब एक एक्टर उसके सामने खड़ा, उसने एक्शन दिया, उसने रिएक्शन दिया, एक्शन दिया, रिएक्शन दिया, ट्राई फेल, एंड एट सम पॉइंट द कैरेक्टर्स टेम्पो इज, हाँ, फ्लो पे आ गया कि यस, उसको खुद बिलीव होता है, बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन एक्टर्स एज वेल, क्योंकि हमारे सारी मेहनत को मेक बिलीव ऑडियंस के सामने एक्टर करता है, आर्टिस्ट करता है। तो आर्टिस्ट को खुद उस वक्त इमोशनली बिलीव हुआ कि यस दिस इज़ राइट टू डू इट, तो उसी वक्त वो एक्शन हो जाता है। और हम चूँकि एक कहानी बहुत ही बारीकी पे, जो बेसिकली जो ये जो रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ वाला, इट्स रियली वेरी बारीक रिलेशनशिप। और बेडरूम, ये मोस्टली बेडरूम की कहानी है, आपने मोस्टली सीन्स देखे होंगे हस्बैंड वाइफ के बेडरूम के सीन्स हैं। और बेडरूम सीन्स हस्बैंड वाइफ, दैट्स डेलीगेटली वेरी गुड रिटन। एंड फैसल कुरैशी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, फैसल भाई। और फैसल ने रियली इस शो में जो एक जान होती है ना, वो फैसल कुरैशी है। तो फैसल के आजू बाजू एक उसकी साबका महबूबा है जो वो उसके साथ चल रही है, एक उसकी बीवी है जो उसको पसंद आ गई, उपटन वाले एक मायूं की रस्म में आपने देखा होगा, उसको टकराई और उसको ऐसा लगा कि यार इट्स अ फर्स्ट साइट लव।
और जब इंसान ऑलरेडी जिसको पहली मोहब्बत ना मिली हो उसने उसको धोखा दिया हो, और फिर दूसरी जो उसने खुद मोहब्बत की उसमें भी उसको ऐसा लगे कि यार नहीं ये भी मेरी नहीं है, तो एक जगह पे मर्द को फील होता है कि यार मतलब क्या औरत वफा करने के लिए नहीं है क्या। तो वो जब एक सीन में वो महमल उसे जब वो हमजा की तस्वीर दिखाती है तो वो उसे वो टूट जाता, गिर जाता, कहता अगर तुम मुझे ना दिखाती कुछ भरम तो रह जाता, ना ही दिखाती तो अच्छा होता। तो वो इंसान का वो जो फैसल का जो कैरेक्टर है, आप उसके इमोशन में डीप जाके देखें तो सही कि वो उसको पैसे की वजह से उसकी फर्स्ट महबूबा से छोड़ के चली गई, उसने उसके रिटेलिएशन में पैसा बनाया, अपने नाम इतना बड़ा किया, और फिर जब उसको कोई पसंद आ गई उसकी लाइफ में आ गई तो वो महमल खुद जेलसी में अपने आप को सब कुछ छोड़ के जब एक दूसरी औरत को लगा कि उसकी लाइफ में वो मतलब तब तक अच्छा था कि वो मेरी याद में जी रहा है, वो एंजॉय कर रही है, जैसे ही उसकी लाइफ में उसकी बीवी आ गई तो वो कूद पड़ी साहिबा। तो उसके लाइफ में बड़ा रोलर कोस्टर है फैसल के कैरेक्टर में, उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। और मैं तो बोलूँगा कि अभी अगले एपिसोड्स में आप देखिएगा फैसल विल बी शो स्टीलर, लोगों को उससे हमदर्दी हो जाएगी। मुझे भी लिखते लिखते ना फैसल से बहुत अटैचमेंट होती गई। वैसे वो तो कमेंट्स भी आए और हमें भी लगता है कि थोड़ा आप बायस थी हैदर की तरफ, स्क्रिप्ट थोड़ा सा हमें लगता है प्रो हैदर। देखिए मैं थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मैं आपको ज़रूर बताऊं, क्योंकि सिराज बात कर रहे थे थप्पड़ वाली बात पे। देखिए एक रियलिटी बहरहाल है, मोस्टली मैं जो भी लिखती हूँ वो रियलिटी से जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं इसका रिएक्शन ये होना चाहिए, अच्छे से अच्छा इंसान भी इस पॉइंट पे यूँ रिएक्ट करता है। ओके। ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरा इंसान है, लेकिन इंसान जब एक चीज़ आप आंच जितनी तेज़ करेंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होता जाएगा ना। सही बात है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त नेचुरल जो चीज़ निकल रही थी वही सिराज वाली बात है, वो थप्पड़ लिखने में भी निकल रहा था। अच्छा, अब मैं आई हैदर वाली बात, तो यस मुझे तो अपने सारे कैरेक्टर्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं आपको अभी से मैं बता देती हूँ कि फैसल तो चलो शो स्टीलर है, मेरा भी दिल बहुत फैसल ने मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट किया बशर मोमिन, तो मैं ऑलरेडी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे बहाज ने बहुत सरप्राइज़ किया जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सब ने, मतलब सबा हमीद ने, हिबा ने, बहाज ने, मतलब कामरान जिलानी ने, आप थाने वाला सीन याद कीजिए। बिल्कुल मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है, इवन थाने में बैठा जो पुलिसमैन था, सही बात है, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। एग्जैक्टली मेरी इमेजिनेशन में ऐसा ही था कि यूं मजाक उड़ा रहा होगा वो। ये सीन ना, इस सीन पे मैं थोड़ा सा मेरी जब ये मैं फर्स्ट एपिसोड पढ़े कहते हैं यार ये मैंने ना सिचुएशन उसका है ये आइडिया कि यार ये थाने पे लेकर जाओ इसको। अच्छा, ये उनका आइडिया था? नहीं, थाने पे हीरोइन को लेके जाना मैरी का आइडिया था। मैंने हीरोइन को नहीं भेजा था। अच्छा। मैरी ने कहा कि नहीं, ये मुझे तो मजा आ रहा है सुनने का ना, ये कह रही है मैंने हीरोइन को नहीं भेजा था, इतना मुझे मजा आ रहा है ये सुनने में। अच्छा, वो आप लोग इतनी स्टोरी बताइएगा, बट आई वांट टू टेल यू वो सीन इतना इंटेंस था क्योंकि मुझे लगा कि रियलिटी से बड़ा करीब है। ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे ही बेइज्जती करते हैं, ऐसे ही वो आपको दे मेक यू फील सो लो, यू नो। हमारे ना दो हुक पॉइंट सीक्वेंसेस थे शुरू के एपिसोड में, एक वो हैदर का वो उसके साथ उपटन में टकराना और फिर वो कमरे में बंद हो जाना, वो तो बहुत ही मजे का सीन था, तो मेरा सो क्यूट दैट सीन इज मेरा भी बहुत फेवरेट सीन था कि यार मतलब जिससे हमें हुक हुआ कहानी से, यार एक लड़का लड़की कमरे में बंद हो गया और वो किस तरह की इनोसेंट करे, अगर कोई आ गया तो फिर क्या होगा, फिर एक वो और फिर वो थाने वाला सीन। तो दोनों वी रियली प्लेड हुक्ड वेरी वेल बाय एक्टर्स, बाय आर्टिस्ट, और रिटन वेल। तो फिर वहीं से आपकी कहानी बनती है कि आपका जो हुक पॉइंट हो, आपकी ऑडियंस वहीं से ही आपके साथ जुड़ती है। और वो भी आपने एक ही गो में जैसे आप करते हैं वही किया, 3-4 कैम 2-3 हाँ, वो कमरे वाला सीन भी मेरे 3 कैमरे लगा है।
वो भी रिएक्शन एक्शन जो है ना, क्योंकि वो बार बार ये कभी वो उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। वो आई थिंक तभी इतना मजेदार लग रहा था हाँ, बिकॉज़ वो भी मैंने फ्लो कर रहा था। मैंने कंटिन्यूसली उसको भी, उस सीन को भी कंटिन्यूसली ऐसे ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है हाँ। जिसमें इंसान फंस जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये भी वही मेरी लाइफ का एक रियल आपका कुछ अच्छा, ये फिर सुनने वाला है ना। ये जब सुनना भी- है हमें, ये मजे का नहीं, है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। मतलब मैं तो, मुझे तो एक पॉइंट चाहिए होता, बाकी कहानी तो मैं बना लेती हूँ अच्छा ना। अच्छा, तो फिर भी हमें वो पॉइंट बता दे, तो क्या था ये कमरे वाला। मैं एक्चुअली गई थी चेंज करने वॉशरूम में, तो मेरे कज़न जो थे वो किसी से फ़ोन पे बात करते करते ना कमरे में शायद चले गए, तो जैसे आपको बाहर से आवाज़ आती हाँ है। बिल्कुल। अब वो मैं चेंज करके मैं बाहर निकलने वाली, मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मतलब कितना अजीब लग रहा है। अब उस बेचारे ने यही समझा कि कमरे में कोई नहीं है, या तो वो उस कमरे में जाके बैठ गया होगा, दरवाज़ा भी उसने लॉक कर दिया होगा कि कोई बाहर से देखे तो वो क्या सोचे कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं कमरे में। मतलब हमारा माशरा ही ऐसा है ना। तो मैं फटाफट बाहर निकली, तो वो बेचारा बात करके जा भी चुका था। लेकिन मतलब मकसद ये कि मैंने फिर बाकी कहानी के, मैंने कहा कि अगर इस सिचुएशन को इस तरह से इसमें रखा जाए कि कहीं, आपकी तो वो थोड़ा सा बोरिंग वाली थी, सॉरी। मेरी तो लाइफ ही बोरिंग है। वो तो निकल गए कमरे से। उसमें मेरी लाइफ में कुछ नहीं निकलेगा। उसमें से मैं थोड़ी थोड़ी चीजें निकाल के ना, बाकी कलर्स और शेड्स वो अपने ड्रामों में अपने कैरेक्टर्स को दे देती हूँ। तो उसमें वाकई वो बहुत अच्छा पुलिस मैन वाला भी जो सीन था, वो मैरी का आइडिया था कि लड़की को जाना चाहिए थाने पे। मैंने नहीं वो किया, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत मैंने उसको थैंक्स भी किया, मैंने उनको भी थैंक्स का मैसेज किया कि ये बहुत अच्छा इनपुट था कि मतलब उस लड़की के एक्सप्रेशंस, कैसे वो गई होगी, कैसे वो वापस आई होगी, भाई के सामने शर्मिंदगी हुई होगी, और शर्मिंदगी। तभी तो वो भाई फोर्सफुली उसकी शादी, अगर उसका हमजा की फैमिली आ गई, वो हैदर का रिश्ता आ गया, वो सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि दिलनशी कुछ कर ही नहीं सकी और उसको निकाह करना पड़ा वहाँ पे। तो हमने अपने इंस्टा पे कल डाला था कि भी डायरेक्टर राइटर से अगर आप पूछें तो इतने ढेर सारे मुझे मैसेजेस आए जिसमें लोग कह रहे हैं भाई हमजा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो हमजा को आप इतना बुरा दिखा रहे हैं, क्यों उसको दिलनशीन नहीं मिल रही, क्यों उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप कुछ जवाब देना चाहेंगी हमजा के सारे फैंस को? देखिए, हम जो होते क्या बिगाड़ा है, वो एग्जैक्ट वर्ड थे, हमजा ने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा, ये वो सवाल हैं जो हम अक्सर किस्मत लिखने वाले से पूछते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा। मुझे इतना मजा लगा कि बेचारे के दिल से निकल रहा था कोई फैन। ड्रामा जो होता है ना, वो किसी ना किसी ज्यादती की कहानी होती है मेरे ख्याल से, या किस्मत की हो या विलन की हो या कोई हो, कुछ ना कुछ होता है। मतलब और समटाइम्स ऐसा भी होता है, बेसिकली हमारे नसीब का भी खेल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं आता। हाथ कुछ नहीं आता। कभी कभी आप में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही होती है। जब वो मैसर थी तब भी नहीं, अब भी वो उसको लगता है कि बहुत इजी है, सब कुछ हो सकता है। मतलब जब अभी कमेंट्स मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे मज़ा भी बड़ा आता है। जज्बाती कमेंट्स हैं और वो लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि ये इसको दिलनशीन को चाहिए कि इसको हैदर को छोड़ के हमजा के पास चली जाए, और हमजा उससे मोहब्बत करता है और ये करता है वो करता है। बहुत चीज़ें कहने में बहुत आसान होती हैं। इवन एक लड़की डिसीजन भी ले ले तो आप देखिए हर्डल्स कैसे आते जा रहे हैं। अब भी आप देखिएगा कि जैसे जैसे ड्रामा एंड की तरफ जाएगा, लास्ट एपिसोड तक एक अलग ही शख्सियत जो है वो सारे कैरेक्टर्स निखर के खड़ी हो जाएंगी, और लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे हो गया। रेडी हैं आप? पूछने नहीं, आप बताएंगे एंड तक सस्पेंस बरकरार रहेगा, बरकरार है। हमारे माशरे में मैरिटल अब्यूज़ बहुत सीरियस चीज़ है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि पहले तो हैदर महमल को रखा हुआ है जो कि उसको कोई सोल्यूशन ढूंढ सकता था, और उसको पता था कि दिलनशीन को ये बात अच्छी नहीं लग रही, और मल्टीपल जगहों पे आप लोगों ने दिखाया कि
वो दिलनशीन को अक्सर इग्नोर करके मिमल के साथ चला जाता था। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हैदर भी इतना दूध का धुला हुआ था। फिर हाथ उठाना, एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा भी कोशिश करना, जो कि दिलनशीन ने उसको सेकंड टाइम नहीं करने दिया। अब अगर हम, क्या ये सब करने के बाद दरवाज़ा बंद नहीं हो जाता दिलनशीन के लिए कि वो हैदर के पास वापस नहीं आए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन थप्पड़? क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहते रहे कि उसने माफ़ी तो मांग ली थी, तो हम क्या ये कह रहे हैं कि मारिए थप्पड़, सॉरी बोलिए और बेबी वापस आ जाएगी? ये कहीं दिमाग में ये चल रहा था जंजबील आपकी जब आप ये स्क्रिप्ट लिख रही थी? मैं फिर से ये कह रही हूँ कि बहुत सारे जो रूल होते हैं, क्या होना चाहिए, वो बहुत पीछे चला जाता है जब आपके कैरेक्टर्स एक स्टेट ऑफ वॉर में जान लेते हैं वो। ठीक है ना? ठीक है। और जब सिचुएशन एक आती है तो अच्छे से अच्छा इंसान कैसे रिएक्ट करता है हमें पता नहीं होता। बेसिकली कहानी इस टॉपिक की नहीं थी, कहानी इमोशनल अटैचमेंट और पुराने अफेयर के सामने आ जाने की है। कहानी अगर सोशल अब्यूज़ पे होती, अगर इस इशू को लेके चल रही होती हमारी कहानी स्टोरी, तो ज़रूर इसमें इस चीज़ की कोई कहीं गुंजाइश नहीं थी कि आप थप्पड़ मारें और उसके बाद सॉरी कहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ा लें। अगर ये हमारा मौजू होता तो ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा जो हीरो है वो कोई ऐसा नफसियाती मरीज़ नहीं है, वो हालात की वजह से ऐसी सिचुएशन में आ गया और उसने रिएक्ट कर लिया। ठीक है ना? लेकिन अगर ये ऐसा कोई नफसियाती मरीज़ होता जो रोज़ चांटा मारता और सुबह उठ के सॉरी कहता, तो मैं कभी भी दिलनशीन को इस आदमी के साथ ज़िंदगी भले से उसको हमजा मिले ना मिले, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का मशवरा नहीं दे रही होती। तो ये बातें, ये वाक़यात इसीलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे माशरे का एक माइंडसेट हो गया है कि आपको गुजारा करना है, आपको निभाना है, आप चले जाएं और जाके जिएं, यही तुम्हारा घर है, मर के निकलो तो फलाना तो दिमागा। ये इसी वजह से हैवान पैदा हो रहे हैं कि उनको माफ़िया मिल रही हैं। सिराज साहब, आप मुझे बताइए, डू यू थिंक कि दिलनशीन का अफेयर था शादी से पहले? इज दिलनशीन हैविंग एन अफेयर राइट नाउ? क्योंकि हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अफेयर अफेयर अफेयर। क्योंकि पहले इस ड्रामे का नाम ही अफेयर था, जी, फतूर नहीं था। हाँ। तो जाहिर है जब जो एक टाइटल होता है तो वो डायलॉग्स में यूज़ होता है। और अफेयर तो जाहिर शादी से पहले था, जो आपको नज़र आया। तो आप कह रहे हैं कि उसका अफेयर था शादी से पहले? वो तो कहती है कि नहीं मेरी सिर्फ, हम उसको क्लासीफाई करेंगे अफेयर? आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको क्वालिफाई? देखें, वो एक लड़के से मिलती थी, उसके वो फ्रेंड का दोस्त था, मिलना, लड़कियां फैसिनेट होती हैं कॉलेज लाइफ में, और फिर उसने उसको सीधा सीधा कहा कि रिश्ता लेके आओ मेरे घर, अगर रिश्ता लेके आते हो तो ठीक है। वो रिश्ता लेके ही नहीं आया, बल्कि उल्टा वो उसके घर वालों ने खुद ही, हमजा घर वालों ने मना कर दिया, वो बदतमीज़ी की। अब जाहिर किसी भी शरीफ फैमिली में इस तरह उसके माँ बाप के बदतमीज़ी करेंगे, और फिर लड़की के साथ जिस तरह हुआ, फिर लड़का उसे मिलने आया, उसने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ। उसने राइट अवे उसको ऑफ कर दिया और उसने माँ बाप के कहने, भाई के और माँ के कहने पे शादी कर ली वहाँ पे। तो जाहिर है जब उसकी अपनी सेल्फ और उसकी अपनी माँ बाप की, बहन भाई माँ की और भाई की इज्जत नहीं रही, तो उसने उसको ज़्यादा फोकियत दी अपने अफेयर को, या अपने रोमांस के पीछे भाग नहीं गई उसके भी साथ। तो दस स्टोरी हमारी ह्यूमन इमोशंस और फैमिली वैल्यूज़ को लेकर के चली है। और जब वो वहाँ चली गई है तो सारे जो पावर गेम, जो गेम्स कर रही है, वो उसकी वो जो महमल का कैरेक्टर है वो कर रही है, वही उसको सामने लेके आ रही है, वही सब कुछ कर रही है, वही सब कुछ कर रही है। तो अगेन देयर इज अ नो विलन, देयर इज अ नो स्टोरी। तो विलन एंड कॉन्फ्लिक्ट, वी कीप बोथ थिंग्स टुगेदर एंड कीप प्लेइंग विद सिचुएशंस। जो जंजबील ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि हमारा ये मौजू नहीं है, हमारा मौजू इमोशंस है, एक पुराने अफेयर का सामने आ जाना और फिर उसके बाद उसका क्या रिएक्ट करना, और हम उस रोमांटिक और हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के इमोशंस को और वो एतबार की गिरती दीवार को थामना, साया, हम उसी को लेके चल रहे हैं थ्रू आउट। सिराज साहब, ये पहले भी शायद एक दफ़ा हमारी बात हुई थी और दोबारा भी डायरेक्टर से मैं अक्सर पूछती हूँ, हमारे यहाँ हमेशा ये क्यों होता है कि जो नेगेटिव फीमेल कैरेक्टर होती है उसको हम बड़ा वेस्टर्न और बड़ा मॉड ड्रेसअप करते हैं, और जो
मतलब हम थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग नहीं करें, ये दिमाग में आ रहा था। हाँ ये नहीं, लास्ट निकल जाए टाइम इस मैंने बार। आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने आपको लास्ट टाइम इससे का यही जवाब दिया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए और ना ही है। लेकिन इस बार ठीक फिर हो है, गया। कोई अच्छा बुरा हर इंसान हर ड्रेस में, हर मज़हब में, हर कौम में, हर जगह पाया जाता है। बिल्कुल। उसको कोई ड्रेस को क्लासिफिकेशन नहीं है, ना कोई लैंग्वेज है, ना कोई एथेंसिटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, चूँकि एक आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ दो ही तो लड़कियां, एक अकबरी एक असगरी है, वही हमारे सारे ड्रामों में चल रही है और आज तक वही चलती आ रही है। बट दोनों को ही मॉडर्न दिखा सकते हैं, दोनों या को भी ही मॉडर्न हम दिखा देसी सकते हैं, थे बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल दिखा सकते हैं, दोनों को भी मॉडर्न, मतलब एक होता है कॉम्बिनेशन, एक देसी है और एक थोड़ी ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, तो हमने दिलनशी को देखा होगा, थोड़ा सा हमने उसको ईस्टर्न ड्रेस में रखा है, शलवार कमीज, पिशवास और लंबे घेर, वो जो है ना कुछ मॉडर्न ड्रेसिंग में चलती है। तो वी जस्ट कीप स्क्रीन मार्जिन फॉर ग्लैमर, एट द एंड दिस इज अ ड्रीम, दिस इज 8 बजे का ड्रामा। और जो औरत देखती है वो आके देखती है कि यार आज इसने कौन से कपड़े पहने, कौन सा रंग पहना हुआ है, इवन नेल पॉलिश तक दिख रही होती है। देखे ना कि जो हमारा कैरेक्टर है महमल, महमल ने अपना इतना प्यार करने वाला कजन सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसे ये ग्लैमरस लाइफ चाहिए थी। हाँ, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो इन लम्हों को, इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती है। इस लड़की को सब कुछ चाहिए तो सही, जाहिर है आम सी लड़की है, उसको अच्छा पहनना भी है, अच्छा खाना भी, अच्छा ओढ़ना भी है, लेकिन मोहब्बत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। वो उस सिचुएशन में उसने तो क्लियर, उसके फ्लैशबैक के जो सीन्स हैं उसमें उसको पता था कि ये शख्स मुझे मोहब्बत नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, लेकिन उसे पता था कि मुझे पैसा तो मिलेगा, मैं एक लग्जरियस लाइफ गुजारूंगी, तो वो उस लाइफ से हटने को तैयार नहीं। प्लस एक और चीज़, जो अफेयर की आप बात कर रही हैं, हमेशा से जो थर्ड पर्सन होता है उसको दूसरे की मोहब्बत अफेयर लगती है। अक्सर हमने ने अच्छा लफ्जों का जादू चलाया। बिल्कुल, आप देखिए मोस्टली हम भी जो अपने आप को सो कॉल्ड मुतबर इंसान समझते हैं, थोड़े बहुत होंगे भी लेकिन हम जब किसी की भी बात बता रहे होते हैं, किसी की भी मोहब्बत, हम नहीं कहते हैं कि फ़लाँ से मोहब्बत करता है, हमारा जुमला ये आता है फ़लानी का फ़लाँ के साथ अफेयर चल रहा है। अरे बड़ा ज़बरदस्त अफेयर था उनका। अगर हम मुतासिर भी होते हैं किसी की मोहब्बत से, तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या शदीद मोहब्बत थी। बहुत कम हमारे जुमलों में ये चीज़ आती है, हम कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता टॉप का अफेयर था। ये जुमले होते हैं हमारे। तो हर दूसरे बंदे को, और ये तो शौहर है, इसको तो अफेयर ही लगेगा। लेकिन वो अपनी चीज़ भूल जाता है, महमल के साथ लगा हुआ है, आपको कहाँ लगता है कि वो महमल के साथ लगा हुआ है? आप मुझे कहीं ऐसा नहीं बेचारा है। कहीं अच्छा, वो उसके बाद आ रही है, वो उसको दूर हटा रहा है, कहता सब कुछ हो गया, अब तुम और मैं एक नहीं हो सकते। अच्छा, जितना इस जवान के बच्चे ने रेजिस्ट किया है ना मेरे कैरेक्टर हैदर ने, उतना कोई और नहीं कर सकता था। अच्छा, दो तरीके होते हैं इसको देखने के। एक तरीका ये भी होता है कि वो मजा ले रहा है दूर से ना, कि हाय मेरी पूजा हो रही है, हाय मेरी नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए तो कहीं भी वो उसको फुल स्टॉप नहीं बोलता। बहुत रियलिस्टिक, बहुत कमिटमेंट वाला एक मर्द है जो चाह रहा है। हालांकि मैंने जितने भी हीरोज अपने बनाए हैं, मैं बना के सोचती हूँ ऐसे होते भी हैं कि नहीं होते। तो आपको लगता है कि फिर हम सब लोग और ऑडियंस जो है वो हीरो को आपको सही तरह नहीं समझ सकें? क्योंकि अभी मैं कुछ सवाल भी थे, मैं कुछ कमेंट्स भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो अब एक्चुअली तो दो साइड्स हैं, अगर आप लोग देख रहे हो, एक हमजा की साइड पे है और एक हैदर की साइड पे है। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग समझते हैं नहीं, हैदर ने जो अब तक महमल के साथ किया वो दिलनशीन को इस पॉइंट पर लेकर आया है, और जो दिलनशीन कर रही है वो सही है। तो दो साइड्स हैं। तो जो साइड हैदर को नहीं समझ पा रही है, आपको लग रहा है फिर हम आपके कैरेक्टर को सही तरह नहीं समझ पाए? नहीं, मुझे ये लगता है कि या आप, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, या आपकी इंटेंशन यही थी कि इसी तरह की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो और लोग दोनों पॉइंट से सोचें? मेरी इंटेंशन ही ये थी कि सबका दिल जले, सब बोले। भाई कभी-कभी लिखते हैं ना यार, अच्छा मजे का, क्योंकि देखिए इस बोलने दें। इस वक्त देखिए मुझे मजा आ रहा है कि लोग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज जज्बाती हैं लोग। किसी को हमजा से मोहब्बत है, किसी को हैदर से प्यार है, उन पे बातें हो रही हैं, तो होने दें।
नहीं, देखिए हम किसी का भी वाकया, ये तो ड्रामा है क्योंकि घर घर देखा जा रहा है, लेकिन फैमिली के भी इश्यूज ले लें आप, इधर उधर से हमें किसी का कोई वाकया पता चलता है तो जितने मुंह उतनी बातें। सिराज के देखने का एंगल अलग है, मेरा देखने का अलग है, आपका अलग है, हमारे व्यूअर्स का अलग है, तो सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। प्लस एक चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल थी जो मैंने शायद मैं डिलीवर करने में कामयाब भी हो गई हूँ इन पॉइंट्स की वजह से, कि जो हमारा माशरा है ना, वो कितनी जल्दी ये चीज़, मर्द को ये इख्तियार किसने दिया है। उसमें दिलनशी का एक डायलॉग भी था कि आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप अपनी कज़न को ले आएं, और सिर्फ इसलिए कि आप मर्द हैं, आपका घर है। क्या दिलनशी हमजा को बुरे हालों में देखिए तो लाके घर में बिठा सकती है? नहीं बिठा सकती, नहीं बिठा सकती। तो मैं ये कहती हूँ कि मर्द को ये लाइसेंस कहाँ से मिला है और कैसे मिल गया है कि आप अपने घर में अपनी कज़न को लेके बैठे हुए भी हैं। बेशक आपका कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, अफेयर तो दिलनशीन का भी कोई नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसको कितने, एक लड़की को कितने हर्डल्स अपना घर बचाने के लिए पार करने पड़ते हैं, और एक मर्द के लिए कितनी आसानी है। सही बात है उसके लिए। और ये नहीं कि सिर्फ हमारा माशरा है, आप यूरोप को देख लें या उधर हर जगह पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और जिसके, मुझे लगता है अब तो ये एक और फ़न आ गया है कि जिसको जितना अच्छा बोलना आ गया है, जिसके पास जितनी अच्छी दलीलें हैं अपने बुराई को जस्टिफाई करने की, वो उतना बड़ा जो है वो शेर बन के निकलता है माशरे में, और अपना नेक नाम भी रहता है और वो होता है। लेकिन ये वाकई कि अच्छे से अच्छा मर्द भी उसको जो अपनी मर्जी चलानी वो चला तो रहा है। महिमल और हैदर के बहुत डायलॉग्स हैं, बहुत सीन हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो रेपिटेटिव थे। तो क्या था, आप लोग को एक पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे थे इनके ज़रिए, कोई एक वो था कि या ये एम्फेसाइज करना चाह रहे थे कि यार ये रिलेशनशिप है इनकी और इस तरह महिमल उसके पीछे पड़ी हुई है, उसका कोई एक मकसद था या वो हो गए ऐसे? डायलॉग्स की बात कर रही हैं आप? डायलॉग्स और सीन्स की बात कर रही हूँ। नहीं, सीन्स का मकसद है, ठीक है ना, सीन्स का इसलिए मकसद है कि जो वो लड़की अपना घर छोड़ के आई है उसको ऐसा वेलकमिंग हैंड नहीं मिला, ठीक है, और वो मोहब्बत, अपनी मोहब्बत को बहुत सारे डायलॉग में जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। और एक तो सीन वो बेडरूम में बहुत अच्छे डायलॉग्स थे कि मर्ज जब, पता नहीं इस तरह मुझे याद नहीं आ रहा, कि मर्ज जब बढ़ जाए तो फिर उसका इस तरह इलाज नहीं होता, तो वो उसे कहती क्यों अजियत में रहो तुम और क्यों अजियत में रहूं मैं, कहता अब इसका यही अंजाम है कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें ना याद आऊँ। इस तरीके से सीन था। तो दे हैव रियली वेरी पोएटिक एंड डायलॉग काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है ना। फैसल के दिल में उसके लिए एक एहतराम है, एक बात है, लेकिन ये कि बात ये कि आप जब तक शीशा प्रॉपर तो टूटता नहीं है ना, तब तक आवाज़ नहीं आती। तो हमने इसको कीप ऑन रखा कि महिमल अगर दिल टूटता है तो फिर एक बार आपको आगे और भी सिचुएशंस आनी है जो आपको नजर आएगा, क्योंकि वो हमें लग रहा था कि हमें समझ आ गया अच्छा कि ये पीछे पड़ गई है, ये छोड़ेगी नहीं इसका पीछा। तो वो देखिए मकसद एक है जो अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ है और वो अपनी बात पे डटी हुई है, तो जो भी सिचुएशन आएगी वो उसके इशू को साथ लेके आएगी। इसीलिए वो रिपीटेटिव लग रहा है, क्योंकि वो लड़का जो उस पे मरता था, जिसने जोग लिया, जिसने उसके लिए इतना टाइम दिया उस लड़की को, उसकी मोहब्बत उससे यकलक अचानक से छिन गई। जो उसकी ऑक्सीजन था, वो उस शौहर के साथ एक डेड लाइफ गुजारती है जो बज़ाहिर बहुत अच्छी और रंगीन, जो दुनिया को दिखाने के लिए लड़कियां मांगती हैं, वो उसके उस लाइफ में और मोहब्बत जीने के लिए वो यहाँ से लेती है। उसके दिल को सुकून मिलता था कि ये शख्स मेरे नाम पे बैठा हुआ है, ये आज भी मुझसे प्यार करता है। उधर से ना मिली मोहब्बत तो क्या हुआ, एक बंदा जोग लेके तो बैठा हुआ है, वो एकदम से उसे पता चला कि नहीं जी ये तो निकल गया, ये तो निकल गया। जैसे कभी कभी आप आगे आगे भाग रहे होते हैं और आपको पता होता है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, और कहीं आके एक पॉइंट पे आके आप सांस लेते हो, पीछे देखते हैं यार मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। फिर आप कहते हैं ये क्या हुआ, मैं क्यों भाग जाऊं, मैं इतना
इतना तेज भागी और तो इसके पीछे भागने वाला रुक गया, उसने रास्ता बदल लिया है। बाज़ चीज़ें, बाज़ इमोशन जब आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, पराए हो जाते हैं, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि वो मेरे लिए कितने कीमती थे। अवेलेबल चीज़ की वो कदर नहीं होती है, ये तो फॉर ग्रांटेड ले रही थी ना अब तक, लेकिन जैसे ही वो शख्स उसकी ज़िंदगी से गया, अच्छा अब उसका भी एक नशा होता है। एक इंसान आपके रोग में पड़ा रहे, सड़ रहा है, खुद को मार रहा है, फना हो रहा है, ये भी एक नशा है। Of course. इस नशे का भी अगर कोई आदी बन जाए तो अब उसे अपना शौहर भी जहर लगने लगा, उसे वो ऐश आराम सब कुछ बुरा लगने लगा। जैसे एडिक्ट इंसान को, आप नशे के आदी इंसान से आप नशा ले लें तो उस वक्त उसकी ये ख्वाहिश होगी कि ये सब कुछ ले लो, सिर्फ मुझे नशा दे दो मेरा। ये उस पोजीशन में है और वो बार बार वही नशा मांग रही है उससे, वही प्यार मांग रही है। वो कहती है कि चलो सब ठीक कर लेते हैं, सब कुछ वापस वैसा हो जाए, ये नज़र आ जाए। तो वो जाहिर है उसकी एक ही डिमांड है, वो जब आएगी आपको लगेगा रिपीटेटिव है। ओके मेक सेंस। अच्छा, हमने कुछ पूछे कुछ कमेंट्स अपने व्यूअर्स से कि वो आप लोगों से कुछ पूछना चाहिए, कुछ मैंने उठाई भी यूट्यूब से और हमारे इंस्टाग्राम की पोस्ट से भी, तो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग दोनों उसमें से किसी का भी कोई रिएक्शन दे सकते हैं, कोई कमेंट का जवाब दे सकते हैं, एज यू विश, दोनों दे सकते हैं, बारी बारी दे सकते हैं। यू गाइज आर फॉर इट, कर लें हम लोग ये। दिलनशीन इज़ रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हैदर वॉज डूइंग रॉन्ग बिफोर बट ही वॉज नॉट बिट्रेइंग Dilnashin. She is openly betraying and being disloyal. Nothing justifies this, especially after apologies have been issued by Heather for the accusations. Dilnashin has lost so much of her sympathy and respect due to her fuel for a pointless revenge. Heather is on the right side, as Dilnashin has no regret, no shame whatsoever. एक तो आप क्या बोलेंगी इसको? और इस कमेंट को देखकर ही मुझे भी सवाल आ रहा था कि अब तक का जो दिलनशीन का एक जर्नी है, जब हम ये दिखा रहे हैं कि दिलनशीन और हमजा के दरमियान क्या हो रहा है, तो क्या हम अंडरमाइन नहीं कर रहे दिलनशीन के उस सारे जर्नी को? क्योंकि ये कमेंट जो पहले दिलनशीन के साथ सिंपैथी रखते थे वो अब एंटाई हो गए और हम सब ये भूल गए हैं कि दिलनशीन को इस पॉइंट पे लेकर कौन आया, या क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये दिलनशीन ने किया। वो तो दिलनशीन खुद बोली है अपने डायलॉग्स में। मैं इसमें एक बात ये कहूँगी कि हर इंसान का, हम सब का तकरीबन माइंड सेट है कि जो भी इंसान अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, वो जब तक बर्दाश्त करता आ रहा है, जो जब तक सेक्रीफाइस करता आ रहा है आपके लिए, इसके लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, तब तक वो देवता है। ठीक है। जिस लम्हे एक इंसान खड़ा हो गया कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बस बहुत हो गया, और एक ऑप्शन है उसको, वो ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन में भी दिया गया है, और इसी माशरे में होता है कि आप अपना रास्ता बदल लें या आप अपने हस्बैंड को छोड़ दें अगर आपका दिल नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत बड़ी हदीस भी बताई जाती है कि खातून आई थी हुजूर के पास कि उन्होंने आके कहा कि मुझे तलाक़ लेनी है। उन्होंने कहा क्यों, वजह क्या? उन्होंने कहा मुझे शौहर की शक्ल अच्छी नहीं लगती है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए हमारे मज़हब में इस चीज़ की कोई वो ममानियत नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी होती है माशरती तौर पे, इमोशनली, क्योंकि हम पूरी जर्नी देखते हुए आए हैं, और बस एक पॉइंट जहाँ पे जो भी इंसान खड़ा हो जाए और अपने हक की बात करे या अपने हिस्से की खुशी लेना चाहे कि भाई मुझे चाहिए मेरा हक, हम उसको नेगेटिव करार देना शुरू कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इसकी इतनी बड़ी जर्नी, वो सारी हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप लिख रही थी तो आपको तब अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा, कि उसका जर्नी अंडरमाइन हो जाएगा जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं? देखिए मैं अगेन ये कह रही हूँ कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम ये प्लस माइनस इनमें हम नहीं पढ़ रहे होते। एक इमोशंस का एक फ़्लो होता है जिसमें हम जा रहे होते हैं, और हम देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने 10 कत्ल किए हुए हों तो ही वो किसी पॉइंट पे नेगेटिव बने। बहुत अच्छे लोग भी किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव भी हो जाते हैं और बेचारे इग्नोर भी हो जाते हैं। उनकी 100 अच्छाइयाँ इग्नोर हो जाती हैं और उनकी एक बुराई पकड़ी जाती है। हैदर और हमजा का कैरेक्टर है, आप उनको ग्रे कैरेक्टर बोलेंगी या आप उनको कैरेक्टर्स बोलेंगी जिनको इस वक्त एक्चुअली
किसी की हेल्प की, किसी थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों के, हमज़ा गुजरा बहुत चीज़ों से जो उसको इस स्टेज पे ले आया और जज्बात और उसके वो से। हैदर की वो एक पुरानी जो बेवफाई की चीज़ें हैं वो उसके अंदर का एक गोस्ट है जो एग्जिस्ट करता है, जो अब उसको इस तरह रिएक्ट करने पे मजबूर करता है कभी कभी। तो आप उसको कैरेक्टर आपके ग्रे हैं या इनको ज़रूरत है थोड़ी काउंसलिंग और थेरेपी की? मेरे ख्याल से कि अब अगर हम आपके मैगज़ीन के भी थ्रू, इसके थ्रू भी ये हमें इस चीज़ पे इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए हमें कि जब आप इतनी सारी चीज़ों से गुज़रते हैं तो आपको एक खिड़की की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग ये समझते हैं कि नहीं यार, और इतना बड़ा डिनाइल है हमारे अंदर कि हम बुरा भी सोच रहे हैं। अगर हम देखिए जितने भी हालात से गुजरे हुए हों, हमजा तो यही चाह रहा है ना उसका घर टूटे तो मैं इस लड़की को हासिल कर लूँ, ठीक है ना, जिसकी वजह से कि एक डिजास्टर। देखिए हमजा का जो कैरेक्टर आपका आपकी सोसाइटी में हर चौथा पांचवा लड़का इस तरह की इस सिचुएशन से गुजरता है और इस तरह के प्यार की। अच्छा, अब काउंसलिंग का मसला ये होता है कि समटाइम्स आपके अपने भी काउंसलिंग कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत हो, आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका कज़न भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बात चाहिए होता है आपको। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम चले जाएं तो कोई उसमें बुराई नहीं है कि आपकी वो पुरानी बुद्धियाँ। लेकिन मैं एक सच बताऊंगी आपको कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाके मैंने देखा है, मुझे लगता है कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी जो गुफ्तगू में डेप्थ होती है उसका कहीं मैच मिलता ही नहीं है। और इन दोनों के पास ये इस वक्त एक्सेस नहीं है। अच्छा, इनके पास ये है कि देखिए मैं अगेन कह रही हूँ कि फैसल की माँ बहुत सुलझी औरत है। नहीं, वो एक सीन आगे आएगा हमारे हॉस्पिटल की सिचुएशन में, जो आप मांग रही है ना वो आगे है किसी भी चीज की कोई तशनगी रहेगी नहीं। इवन हमजा भी जो कर रहा है उसको भी जो मिलेगा वो भी आपके सामने आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेचारे हमजा का क्या होने वाला है। अच्छा देखिए ना, अच्छा और एक तरफ एक स्टबन माँ है, हमजा की माँ है, जो देख रही है मेरा बेटा बर्बाद हो गया, आज तक उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। अब अच्छा, कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको आप अंडू नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप मान तो सकते हैं ना। आप बैठ के बेटे के साथ रो तो सकते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर ली है या तुम्हारे साथ ये हो गया है। वो तो अभी तक इसी सोच में है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसी माएँ भी आपको हर दूसरे घर में आपको 3 माएँ दिखाई हैं ज़ंजबील इस्लाम में, तीनों माओं के आप रिफ्लेक्शंस देखें, एक फैसल की माँ, एक दिलनशी की माँ, एक हैदर की माँ। तीनों माओं की सोच में कितना फर्क है, आप वो देखें। मतलब ये भी एक बात है ना कि जो ये आपके पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, माँ भी वो हमजा की माँ मान जाती है ना शुरू में ही, रिश्ता लेके चली जाती, लेकिन वो नहीं मानी, वो एंड तक नहीं मान रही। तो इस तरह में लड़का क्या करे, अगर कोई सी लड़के की मोहब्बत हो जाए तो वो ऐसे ही बिगड़ेगा ना जैसे वो बिगड़ा है। लेकिन इस चीज़ को भी कहीं आप लोग बाद में, मुझे लगता है कि हमने बात नहीं की इस ड्रामे में कि भाई हमजा के पेरेंट्स कितने बड़े जिम्मेदार थे जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की, जिस तरीके से जाके उसको। नहीं, ये बात हुई है। अच्छा, ये बात इवन सबा हमीद के डायलॉग्स हैं जिसमें उसने ये भी कहा है, वो जब उसके पास लड़ने के लिए जाती है, बहन जाती है तो उसने उसको भी सुनाई हैं बातें। लेकिन ये बात हुई है क्योंकि हमजा ब्लेम करता रहता है दिलनशीन को ना कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। हाँ, वो ये नहीं रियलाइज करता कि वो छोड़ा क्यों उसने। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को भी बंदा जो ज्यादती कर रहा होता है वो भूल जाता है कि उसने खुद क्या किया। वो यही बताता है तुमने भी तो ये किया उस वक्त। अच्छा, एक कमेंट और है, अ गर्ल इज लिटरली चीटिंग ऑन हर हस्बैंड, समवन हु एम्ब्रेस्ड हर विद ऑल सिंसियरिटी एंड पीपल and taking her side. No extreme is right. I understand if men do the same and someone tries to justify that's wrong, but does that mean we should promote women cheating? आप क्या इसका बोलेंगी? देखिए, विमेन चीटिंग तो तब होता ना कि जब वो मज़े से वो उसी हस्बैंड के साथ रहती और कभी कभी मुलाकात जाके कर लेती हमजा के साथ। लेकिन एक लड़की जिसने अपना पाथ ही अब चेंज कर लिया, जिसको हालात एक पॉइंट पे ले आए हैं
और अब वो सोच रही है कि एक मैच्योर मर्द जब मुझसे शादी करना चाहता है तो ये मेरा राइट है। क्या इस माशरे में या क्या हमारी ज़िंदगी की कहानियों में इर्द गिर्द जितना भी होता है दूसरी शादी नहीं करती है लड़की, एक मर्द को छोड़ के, एक हस्बैंड को छोड़ के दूसरी शादी नहीं करती है। इसमें प्रोमोटिंग की बात नहीं है, हर चीज़ की जस्टिफिकेशन थ्रू सिचुएशंस दी गई हैं इसमें कि इन हालात में इंसान कैसे रिएक्ट करता है। चीटिंग तो तब होती जब उसके 3-4 बॉयफ्रेंड्स होते, ये चीटिंग तो नहीं कहलाई जाएगी। एक लड़की जिसने हस्बैंड के सामने एक चीज़ एडमिट कर ली है कि ठीक है मैंने तो बड़ी लॉयल थी, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रही थी, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा अफेयर है और मुझे अब यकीन हो गया कि मैं इस अफेयर से कभी जान नहीं छुड़ा सकती हूँ, तो अब यही किया जाए कि आप मुझे तलाक दे दें, मैं उससे शादी कर लेती हूँ। ओके, एक कमेंट और है। वाओ, हेदर स्टैंडिंग क्लोज विद मेमल, टॉकिंग विद हर, शी इज़ पुटिंग हर हैंड इन योर चेस्ट, ऑसम, बट व्हेन इट कम्स टू दिलनशीन शी इज़ बद किरदार औरत, व्हाट अ हिपोक्रेसी। अगेन ये वही थॉट है जिस पे पूरा ड्रामा लिखा गया है कि मर्द कितनी जल्दी उसको एक ग्रीन चिट मिल जाती है और हम सिर्फ ये कह देते हैं मर्द है यार, तो वो किसने लाइसेंस दिया है उसको। तो जाहिर है हिपोक्रेसी तो है, ये एक माइंड सेट है और पता नहीं कब से है और मुझे लगता है चलेगा। यही ज़िंदगी भर चलेगा। शायद औरत का मतलब या मफ़हूम ही कुछ वफ़ादार और कुछ इस तरह की चीज़ से आता है कि उससे आप बुराई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, या वो इतना शफाफ सफ़ेद रंग रखती है कि वो एक मामूली सा एक ग्रे छींटा भी उसको स्याह कर देता है। आपने कितनी इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स औरतों के लिए कितने हाई बना के रखे हैं, हम उन्हें इजाज़त ही नहीं देते कि वो थोड़ा सा भी कहीं स्लिप होने का सोचें या करें। हम औरत को इंसान नहीं डायरेक्ट फरिश्ता समझते हैं। हम चाहते हैं कि वो फरिश्ते की तरह बिहेव करे, हालांकि वो बेचारी इंसान है। वो चीख चीख के बताती है, हम कहते नहीं जी तुम तो फरिश्ता हो। वो जहाँ गरीब इंसान बनती है हम उसे शैतान कहते हैं। उसके लिए कोई रास्ता हमने इंसान बनने की गुंजाइश छोड़ी नहीं है औरत के लिए। फितूर का बेसिक मैसेज क्या है? बेसिक मैसेज सिर्फ ये है कि मतलब सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जब ये ड्रामा ख़त्म हो तो आप क्या चाहती हैं? आपके दिमाग में क्या है कि जो लोग देख के उठें तो वो एक क्या थॉट है जो आप चाह रही हैं कि लोगों के दिमाग में रहे? देखिए मैं सिर्फ जब मेरे जहन में ये कहानी आई थी तो मेरा एक अहम मैसेज था, वो ये था कि कोई भी लड़की जब हालत मोहब्बत में होती है, ये लड़कियों के लिए मैसेज था, तो उसको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कल इस इंसान से शादी होगी ये ज़रूरी नहीं है, और जिस इंसान से शादी होगी वो इस बात को कभी नहीं मानेगा कि आप मोहब्बत करती थी। वो यही कहेगा कि आप अफेयर चला रही थी। अफेयर का मतलब है माशका, दिलपिशोरी। सारा ज़माना इस लफ्ज़ से इसको इस्तेमाल करता है। उस लड़के की माँ हो या जहाँ भी आपकी अगर शादी हो गई तो आपकी लक है, बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं हुई तो वो अफेयर कहलाया जाएगा। लड़के के माँ बाप के सामने, शौहर के माँ बाप के सामने, बहनों के सामने, भाइयों के सामने, माशरे में जहाँ भी, तो एटलीस्ट अपने दामन को ज़रा जितना भी, हालांकि बहुत मुश्किल बात है, उस वक्त दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ दिल ही चल रहा होता है आपका, लेकिन जितना अपने आप को संभाल के चलें उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आगे चल के बहरहाल ये एक कैफियत का नाम है, आप इस कैफियत से निकलेंगी, और जिस दिन आप उस कैफियत से निकलेंगी ऐसा ना हो कि आपके पास रिग्रेट्स हों, आपके पास डिज़ास्टर इतना कुछ हो चुका हो आपके साथ जो आपके प्रेजेंट को भी डिस्ट्रॉय करे, जिसने आपके पास्ट को तो बर्बाद कर ही दिया हो, जो आने वाले फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो। तो थोड़ा सा इस बेखुदी में
होश में रहने की कोशिश कीजिए। बट उसके साथ साथ आप मर्दों को नहीं मैसेज दे रही होंगी कि वो भी थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करें। एग्जैक्टली थोड़ा सा वो भी, क्योंकि हम हर बार औरत और लड़कियों को तो नहीं कह सकते कि वो चेंज होती रहे ना। नहीं बिल्कुल। इसमें देखिए मैंने यार फितूर में तो बेचारा मर्द विक्टिम हुआ है इतना कुछ इतना ये मैं बहुत लंबी बहस नहीं करने वाली थी, इसलिए मैं छोड़ती जा रही हूँ। ये तो अगर हम बहस से बैठे तो नहीं, मेरे नज़दीक मैं ये भी ज़रूर इसमें ये मैसेज है कि आप कुछ चीज़ों को जाने भी दे दिया कीजिए। दिल बड़ा मर्दों के लिए मर्द ना, को भी बिल्कुल, करना पड़ता है बिल्कुल। अपना घर बचाए रखने के लिए। इसकी पूरा कंक्लूजन आगे आएगा। हाँ। आपके इन सवालात के जवाबात भी होंगे जिसमें हमजा भी जागेगा। ये बेखुदी है, चलें, इसमें that's से very happy हर to hear। इंसान को जागना है। मोहब्बत जो होती है ये एक कैफियत का नाम है, ये एक दिन ख़त्म होने वाली मेरे नज़दीक। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक कैफियत है जिसमें से हमने निकलना होता है। और जब हम निकलते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमने कितने कितने दिल तोड़े, हमने कितने कितने लोगों का नुकसान किया, किस किस का हक मारा, हम अपना कितना नुकसान कर चुके हैं, हमने किसी का कल बर्बाद किया, आज बर्बाद किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब मैसेजेस और सारी ये पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रही हैं। कोशिश करें कि ये नशा थोड़ा कम लें, थोड़ा सा जाग के प्यार करें। मुश्किल बात बोल रही हैं बड़ी आप। मुश्किल बात है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। मैं मानती हूँ, ये भी मैं मानती हूँ ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना तो चाहिए ना, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपसे जुड़े बहुत सारे लोगों की है, फैमिलीज से जुड़े हैं। अभी तो बच्चे नहीं है इस केस में, बिल्कुल वो आ जाए तो इक्वेशन ही डिफरेंट रहती है। और सिराज साहब, वो हैदर साहब जो है ना, वो रिपेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी बात पे। मुझे शिकवा इस बात का है थोड़ा सा। वो कहीं भी सॉरी नहीं बोल रहे हैं। वो अभी आए भी तो वो देखा नहीं आपने आके उसको चाहे कि पानी के कप लेकर आया, वो उसको सेट भी दिया और उसको सॉरी भी किया है। दैट्स नॉट इनफ। अभी आए उसको उठा रहे हैं तो मुंह से नहीं बोल रहे कि उठा दो, ग्लास को जोर जोर से रख रहे हैं। मुझे लगता है हैदर साहब को थोड़ा सा ना उस पॉइंट पे जहाँ पे लड़की कह चुकी है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ के फलां के साथ शादी करने जा रही हूँ, तो जरूरत तो हैदर की है ना, शादी वो चाह रहे अपनी माँ के लिए उसको रखना, तो थोड़ा तो हैदर को जरा अकड़ कम दिखानी चाहिए, मैं सोच रही थी। लेकिन वो अभी तक उसके पास ये भी लाइसेंस भी तो है ना, आप ये भी तो शौहर बने हुए हैं, शौहर का लाइसेंस है उसके पास। तो बस इसीलिए जरा मुझे हैदर से शिकवा होता है। वो थोड़ा नीचे उतरे ना सीढ़ी से, तो फिर शायद मैं जरा ज्यादा सिंपैथी फील करूं। एक्चुअली हीरोज सीढ़ियों से उतरते हुए जरा टाइम लगाते हैं, आखिरी किस्तों में उतरते हैं। चलिए, एज लॉन्ग एज उतरेंगे तो होप है कि उतरे, तो आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा जी, पहले मैं सिराज साहब आपके लिए 3-4 सवाल मैंने रखा। मैंने कहा बहुत हम सीरियस बातें करें, अब कुछ मज़े की हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। कोई एक सीन जो बड़ा मुश्किल था, कोई मज़े की बात सुना सके यार। एक तो जंजाबील ने ना क्या स्क्रिप्ट में जब देखो हमजा गाड़ी लगा के पीछे, जब बेचारी दिलनशी निकलती है उसके पीछे गाड़ी दौड़ा देता है। बेचारा क्या करे, घर बंद, सब कुछ बंद। घर जब देखो अपनी मर्सिडीज लेके उसके पीछे दौड़ा देता है। मतलब एक बार गाड़ी, दूसरी बार। तो एक ना सीन था जब उसका वही जो आपने पहले कहा कि रुखसती वाला सीन, वो जब रुखसत होता है और वो उसके पीछे गाड़ी लगा देता है, और वो मतलब इतना जोश में आ जाता है कि गाड़ी सामने जाके फुटपाथ पे दे मारता है और खून निकलता है। और मुझे इमोशनली ना वो सीन वैसे भी बहुत करने का, क्योंकि मैंने अपनी लाइन ही ऐसी लिखी हुई थी ओएसटी के, कोई ऐसा दर्द दे के निकल जाए जहाँ, मैंने आवाज़ को डायरेक्शन दिया, यार तू यहाँ से निकलेगा और खून निकलेगा। और मैंने दिलनशी ने कहा तुम्हारा आशिक सामने खड़ा है और उसके खून हुआ और देख रहे हो एक्सप्रेशन है। और वो रात हम शूट कर रहे, कुछ 4 बज गए और उस अचानक तूफान आ गया, ठंडी हवा, यख, पूरा क्रू, और हमने ड्रोन भी लगाए, 3-3, 4-4 कैमरेज लगाए और मल्टीपल एंगल से वो सीन शूट हुआ। काफ़ी कुछ उसमें हो रहा था, हैदर ने उतरना था, आके उसको संभालना था। तो वो बड़ी तूफानी रात थी। मैंने 1 जैकेट, 2 जैकेट, एक जब लड़की घर से निकली नहीं है, वो बाहर लेके उसके पीछे पहुंच। आपको बहुत याद किया है सिराज साहब ने। फिर गाड़ी लगा दी है। अच्छा, अभी तो मैंने मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैंने अपने करियर के स्टार्ट में ड्रामे लिखे थे ना, उनके सीन्स बहुत लंबे लिखती थी, लिखती जा रही हूँ क्या समय नहीं होता था मेरा। तो अब ये तो शुक्र है कि सिराज की बारी जब तक आई तब तक मेरे सीन्स छोटे हो गए। सिराज आप शुक्र करें। एक डायरेक्टर था, उसने मुझे कहा कि 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज के बाद कट कर देते हैं।
क्यों नहीं कट कर देती हैं? मैंने कहा यार वो लिखने में, अच्छा तब बहुत ना मेरा फिर अच्छा फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता खुद भी ड्रामा देखते हैं तो हमें लगता है यार बहुत लंबी बात हो गई, अब चल रही है, भी चल रही है, तो वो फिर अब मुझे आदत हुई है सीखते छोटे हो time. सीन्स लिखने Yeah, की, वरना तो मैं बहुत बड़े मतलब मेरे आप सोचिए एक एपिसोड में 12 सीन 13 सीन, तो आप सोचिए कितना लंबा सीन होता होगा। और उन आर्टिस्ट को सलाम जो उस वक्त करते थे और डायरेक्टर बेचारे करते थे, उसमें स्क्रीन प्ले भी प्लस। कौन सबसे ज्यादा हंसता था? वहाज, अच्छा, वहाज जो है ना वो बहुत इंटरटेनिंग होता है सेट पे, और वहाज के साथ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे वो एंग्री यंग मैन और वो जो कैरेक्टर चाहिए, एक तो उसने प्ले बहुत अच्छा किया, और हम उसके सेट पे जब होते ना बहुत एंटरटेन करते थे और मजे क्या से करते थे? जोक सुनाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, क्या करते हैं? नहीं वो मतलब हंसता रहता है सेट पे और अच्छे से मूड में रहता है, तो अच्छा लगता है कि वो फिर हम काम भी होता रहता है, और फिर हम इम्प्रोवाइज भी काफ़ी कर रहे होते हैं मूवमेंट को। आपने देखा उसके सीन्स में बहुत कुछ इम्प्रोवाइज वो होता है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, और ये वो खुद और करते थे मैंने या उसका आप कह रहे सीन रवायती तो सीधा इमोशन भी नहीं रखा, मैंने उसका इमोशन भी डिफरेंट रखा है, इसलिए उसके साथ कैमरा वर्क भी डिफरेंट रखा, और I like वो जो भी आपने फोन का एंगल रखा हुआ है ना, हाँ। वो मुझे बड़ा मजा आता है उसको देख के, एंड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आई फील क्रेडिट जाना चाहिए वहाज एंड हिबा दोनों को कि वो फ़ोन में जब बात कर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव योर इमोशंस लाइक दिस, एंड बड़े सीरियस इमोशंस है वहाँ पे, यू नो, एंड दोनों मैंने अपने रिव्यूज़ में भी बोला है कि दोनों ने बहुत ज़बरदस्त वही ना, मैंने जो पहले आपसे संजय की जो बात की कि कंटेम्प्रेरी राइटिंग, क्योंकि ये फोन वीडियो कॉलिंग ये आज के ज़माने का कल्चर है, ये पहले का नहीं था, पहले हमें फ़ोन के सीन पहले भी होते थे, लेकिन अब चूंकि वीडियो कॉलिंग होती है तो शी रोट प्रॉपरली वेरी वेल कि दे आर टॉकिंग, वो कहती कि ये निशांत में क्यों है, कहती माँ के घर गई थी, वहीं से ये तोहफा मिला है, कहता तुम मुझे देखती नहीं हो, जब तक मैं तुम्हें देखूँ ना, गाड़ी साइड पे लगाओ, मुझे तुम्हें देखना है, कहते ये अभी भी तुम्हारे नाक पे कुछ चिपका हुआ है, मतलब इस तरह की उसके अंदर जो इमोशंस हैं, वो आज के लड़का लड़की किस तरीके से बातें करते हैं, वो रात को टेक्सिंग करना और वो सोना, और वो अम्मी सो रही है नहीं सो रही, वो बेड में छुप के मैसेज करना, दिस ऑल इज मॉडर्न एक्सप्रेशन है। ट्रू ट्रू। तो दिस इज अच्छा, एक छोटा सा हमने रखा था, मैं कुछ सवाल पूछूं कि आप दोनों के पास दो चिट्स हैं जिस पे येस और नो लिखा हुआ है, अच्छा, ये तो एक दूसरे को दिखाए बगैर आपने मेरे सवाल के जवाब में इस तरह कर देना है, ठीक है? मेहमल की कोई सॉफ्ट साइड नहीं है, उन्होंने तो बता दिया। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अपना हर कैरेक्टर को लेकर के अपना होता है कि ओके ठीक है, आप दोनों ऊपर करें जरा सा ताकि सबको नजर आ जाए। ओके ठीक है, हमजा नीड्स थेरेपी, हमजा नीड्स थेरेपी। फिर आज सा मुश्किल में फंस गए, ऑनेस्ट आंसर देना है अपने। ओके, हैदर इज वेरी डेंजरस मैन टू बी मैरिड टू। ओके, हैदर की अम्मी तमाम इन लॉज की तरह है, टिपिकल मदर इन लॉ है। दिलनशीन की अम्मी इज अ रियल लाइफ कैरेक्टर। दिलनशीन के भाई को भी थेरेपी की जरूरत है। दिलनशीन अच्छा नो और यस हो गया। हाँ ये दोबारा पूछे, दिलनशीन के भाई हो गया, हो गया। अच्छा, मेहमल के वार्डरोब में कोई शलवार कमीज नहीं है। पता नहीं, अभी तक के हिसाब से तो नहीं है। दिलनशीन एंड हैदर नीड कपल काउंसलिंग। हैदर एंड दिलनशीन को काउंसलिंग की, कपल काउंसलिंग की कपल जरूरत है। काउंसलिंग जरूरत है जी, पूछ आपको रही क्या हूँ। लगता है? हाँ इतना मुझे तो स्टैंडर्ड के है, लोगों को मुझे तो लगता है कि है, और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए ताकि जो लोग, मुझे लगता है शादी इस चीज़ को जितने भी अभी जो वाक़यात और हादसा हो रहे हैं हमारे माशरे में जितना डेंजरसली, तो हमें इन बातों को हाँ। साइकोलॉजिकली ये जो साइकाइट्री का जो सब्जेक्ट है इसको अपनी गुफ्तगू में, अपनी इन चीज़ों में इस तरह से शामिल करना चाहिए कि जैसे नो हार्म इन इट। ये चीज़ जब तक हम नहीं करेंगे, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है
पहली दफ़ा हुआ है ऐसे कि किसी इंटरव्यू में इस तरह से साइकाइट्री साइड को एक्सप्लोर किया गया और काउंसलिंग जैसे लफ्ज़ को बहुत उसमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे माशरे में नहीं है। इतने अच्छे स्टैंडर्ड पे पलने मतलब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, वो भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि इस टाइप की चीज़ भी कोई हो सकती है या करनी चाहिए। तो ये जब तक हमारी गुफ्तगू में, हमारे इंटरव्यूज़ में इन चीज़ों में आएगी नहीं, तब तक हमारे आवाम तक, आम पर्सन तक नहीं पहुँचेगी। टॉलरेंस बेसिकली मेरा यही है कि टॉलरेंस का मुजाहरा करें और टॉलरेंस सोसाइटी में लाएं, एक्सेप्ट करें और डिस्टेंस को और चीज़ों को मेंटेन करें। हम अपना जो है ना टॉलरेंस खोते जा रहे हैं। वो जो एक शेर नहीं है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, यही मतलब प्लीज़ थोड़ा सा काम कूल हो। आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। इनमें आपने बड़ा ज़बरदस्त बात बोली, जहाँ जलील ने बोला काउंसलिंग का, आपने टॉलरेंस बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, घर के हर अफराद के लिए, क्योंकि ये उनकी फैमिलीज़ का भी आप लोगों ने दिखाया ना, सिर्फ दिलनशीन और हैदर नहीं, और उनकी फैमिलीज़ का कितना बड़ा रोल है उनकी रिलेशनशिप को शेप करने में। तो यस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना टाइम लगाया, हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें बर्दाश्त किया। नहीं आपने बहुत आई थिंक ज़रूरी होता है इसमें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हर्ज है कि टीम आके बैठे या कोई भी ड्रामे में जो भी इन्वॉल्व है वो आके बैठे और ऑडियंस के जो रिएक्शंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको जवाब दें, क्योंकि ये तो एक मुझे लगता है कि दोनों का मिला जुला रिश्ता है ना, आप लोगों का और व्यूअर्स का और रिव्यूअर्स का भी है। नहीं, थैंक यू वेरी मच कि अब आप हमारे लिए एक ब्रिज बन गए हैं व्यूअर्स के और हमारे बीच में। तो पहले तो ऐसा नहीं था, हम तो 20-22 साल से ड्रामे बना रहे हैं, लेकिन अब ये कि सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से थैंक यू आपके चैनल का भी कि आप एक मैसेज, हमारा प्रॉपर मैसेज ऑडियंस तक लेके आ रहे हैं कि वो जो हमारे सीन्स को, हमारी चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरह अखज़ कर रहे हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके लेकर के। तो चलो बात होनी चाहिए, बात करने में क्या है। बिल्कुल हाँ, और वो ये ना ऑडियंस को भी एक नजर आए, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑडियंस बोल रही है लेकिन उस तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनाई दे रहा ना, क्योंकि आप जाके हर कमेंट को तो नहीं जवाब देंगे। हमने कोई मोटे मोटे कमेंट्स उठा लिए कि चलो यार ये कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेट्स सी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है ये डायलॉग होना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा आप लोगों को समझ आएगी, थोड़ा सा ऑडियंस को, और हमें समझ आएगी कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, इसको इस तरह देखें। तो यही था, ये एक एफर्ट थी मिली जुली कि हम अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत से आगे बढ़े ड्रामों को, कंटेंट को, सबको साथ लेके। तो शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम निकाला और हमें इतनी मज़े की बातें भी बताई, किस्से भी सुनाए और बहुत खूबसूरत बातें भी बताएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।